सिंपल पेंडुलम तो पता है, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई एल बाई जी, जहां पे एल क्या होता है बेटा लेंथ ऑफ द पेंडुलम, है ना, लेंथ ऑफ द पेंडुलम। और कोनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या आया था एल कॉस थीटा बाई जी, यही आया था ना। फिर से डेरिवेशन का जरूरत है क्या इसमें, नहीं ना। चलो, तो इस पे कुछ क्वेश्चंस भी है, उससे पहले एक टॉपिक है डेथ वेल, है ना, मौत का कुआं, कुएं के अंदर गए मरोगे ऐसा, समझ गए ना। तो डेथ वेल का कंसेप्ट पहले समझो। डेथ वेल का कंसेप्ट क्या है, डेथ वेल देखे हो सब, कभी मेले में गए होगे, है ना। तो मेले में क्या करता है, एक ऐसा लकड़ी का वेल बना होता है, उसके अंदर बाइक घुमाता है, ठीक है। तो टॉपिक है डेथ वेल। देखो कंसेप्ट पहले समझ लेते हैं। सिलेंडर इसमें आएगा, हम ये हमने एक कुआं बना दिया। अब इसमें क्या है कि ऐसा रहेगा, अब इसमें मान लो कि एक पार्टिकल है, ऐसा पार्टिकल यानी कि बाइक जो घुमाते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, ये जो सरफेस होगा ना, ये रफ सरफेस होगा, बात समझ में आएगा कैसा होगा, रफ सरफेस होगा। अब बाहर की तरफ बेटा इस पे कौन सा फोर्स लगेगा, कौन कौन बताएगा, इसकी वैल्यू क्या होगी mv² बाई आर, और इसकी जो रेडियस होगी क्या यही आर होगा, बोलो, है ना। अच्छा, इधर की ओर क्या लगेगा नॉर्मल, है ना, नीचे क्या लगेगा mg, ऊपर क्या लगेगा, ऊपर इधर की ओर क्या लगेगा फ्रिक्शन, है ना, फ्रिक्शन ही तो बैलेंस करेगा ना mg को। और फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी म्यू एस इंटू एन। यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन होगा कि काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर यहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन होगा यानी कि ये चीजें नीचे जाने लगेगी, बात समझ में आएगा, जो कि क्या है अनसेफ है। तो सेफ के लिए क्या होना चाहिए, स्टैटिक फ्रिक्शन होना चाहिए। अब देखो क्या ये, अगर मैं इसको एक्स एक्सिस बोलता हूं, इसको वाई एक्सिस बोलता हूं, तो क्या ये पार्टिकल एक्स और वाई में ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है कि नहीं। क्या बाइक जो होती है डेथ वेल में ऊपर जाता है, एक ही जगह पे, ऐसा आइडियल कंडीशन सोचो ना, इनिशियल कंडीशन नहीं, जब पूरा कंप्लीट अपना पीक पे होता है मोशन उसकी, तो एक ही जगह पे ऐसा ऐसा रोटेट करता है, ना ये ऊपर जा रहा होता है ना ही नीचे आ रहा होता है, ठीक है, बात समझ में आएगा। यानी कि ये क्या है एक्स और वाई सभी में इक्विलिब्रियम है। तो इसका अगर एफबीडी बनाई जाए, फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाया जाए, तो क्या हमें देखने को मिलेगा, देखो ऊपर की ओर क्या बेटा फ्रिक्शन, नीचे की ओर क्या mg, इधर क्या n, इधर क्या fc, ठीक ना। तो यहां से n इज इक्वल टू fc, यानी कि इसी को हम लोग mv² बाई आर लिख दें, ठीक है। n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा fc, और इसकी वैल्यू क्या होगी mv² बाई आर। अब देखो दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, mg इज इक्वल टू एफ एस ना, एफ एस, और एफ एस का वैल्यू क्या होता है बेटा म्यू एस इंटू एन। यानी कि यहां से अगर mg का वैल्यू निकाल रहे, सॉरी mg की म्यू एस को म्यू एस ही रहने दे, एन क्या लिखोगे mv² बाई आर, एन क्या लिखोगे mv² बाई आर। क्या बेटा m से m गेट्स कैंसिल आउट, m गेट्स कैंसिल आउट, तो यहां से मिनिमम वेलोसिटी, ये हम लोग कंसेप्ट अभी सीखने हैं मिनिमम, भी मिनिमम का, किसका भी मिनिमम का, ये जो कंसेप्ट अभी सीखने वाले हैं किसका है भी मिनिमम का, यानी कि मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू सेफ क्या सर्कुलर मोशन इन डेथ वेल, है ना। मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है, बात समझ में आएगा। तो मिनिमम, तो यहां से अगर v का वैल्यू निकालते हो
तो भी स्क्वायर क्या आ जाएगा, जी आर बाई म्यू एस। देखो तो ये आर डिवीजन में, तो इधर जगह क्या होगा, तो जे आर डिवाइडेड बाई म्यू एस। ठीक है, तो यहां से भी का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट अंडर जी आर डिवाइडेड बाई म्यू एस। अच्छा, इन सभी में सब कुछ तो ये डेथ वेल की रेडियस गिवन होगा, इसमें कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है वो भी गिवन होगा। तो हमें क्या निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है, यानी कि मिनिमम वेलोसिटी क्या होगा। तो मिनिमम वेलोसिटी का कंसेप्ट देख लो, क्या आया है हमारे पास, भी मिनिमम है ना, भी मिनिमम, भी मिनिमम क्या आया है, रूट अंडर जी आर बाई, अच्छा फॉर सेफ राइडिंग कंडीशन बताओ, फॉर सेफ राइडिंग भी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू रूट अंडर जे आर बाई म्यू एस होना चाहिए कि नहीं, बोलो। ये क्या है, फॉर सेफ राइडिंग, और मिनिमम का कंडीशन ये हो गया। दो ही कंडीशन इसमें पूछा जाएगा आपसे। देखो कोई दिक्कत है इसमें, किसी को कहीं से कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। चलो तो इसके पिछले वाले पेजेस में देख लो क्या दिया है, भी मिनिमम इक्वल टू रूट अंडर जी आर बाई म्यू। ठीक है, जी आर बाई म्यू। अच्छा, यहां से चाहो तो क्या हम लोग ओमेगा, इसका टाइम पीरियड सब कुछ निकाल सकते हैं, नहीं क्या, ओमेगा निकाल सकते हो, टाइम पीरियड निकाल सकते हो, लेकिन वो सब चीजें पूछी नहीं जाती है। देखो ओमेगा अगर चाहते हो निकालना कि सर नहीं हमें ओमेगा निकालना है, तो ओमेगा क्या होता है, बोलो सब, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा, बोलो बोलो बोलो, ओमेगा इज इक्वल टू क्या बेटा, भी बाई आर, ओमेगा इज इक्वल टू भी बाई आर, यही ना। अरे v इज इक्वल टू आर ओमेगा, देन ओमेगा इज इक्वल टू v बाई आर। तो v तो v रहेगा, v मिनिमम की वैल्यू कितनी है, जी आर बाई म्यू एस, या म्यू भी चलेगा है ना, डिवाइडेड बाई आर। तो ओमेगा की वैल्यू यहां से क्या आएगी, रूट अंडर जी बाई आर इंटू म्यू एस। बोलो समझ में आया क्या। टाइम पीरियड पूछ लिया जाए तो टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, ऐसे वो सब पूछेगा नहीं, लेकिन अगर पूछ लिया तो 2 पाई बाई, इस आर को ऊपर ले जाओ अंडर रूट के अंदर तो स्क्वायर हो जाएगा ना, एक से ये रूट के अंदर जा रहे थे स्क्वायर नहीं होगा, एक ही कटेगा ना, एक बच जाएगा। नहीं समझी, अभी भी कंफ्यूज है, समझ गई। अच्छा टाइम पीरियड क्या होता है बेटा, 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा के वैल्यू आ गया आपके पास। ठीक है, एक बार देख लो कहीं से कुछ भी दिक्कत है, मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स यही है, आजा यही है बस, बाकी सब ऐसे ही है। ठीक ना, अभी आपका पेपर होने वाला होगा स्कूल का, तो उसमें मैं भी इसका डेरिवेशन पूछ सकता है। ठीक ना, फॉर सेफ राइडिंग इन डेथ वेल। अब आ जाओ, कुछ कोनिकल पेंडुलम के क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक ना। तो क्वेश्चन देखिए, कीजिए तो कर लोगे सब। क्वेश्चन देखो क्या दिया है, बोल रहा है कि कंसीडर अ कोनिकल पेंडुलम हैविंग बॉब ऑफ मास m एंड हाइट h below a ceiling is suspended from the ceiling through a string of length L. Bob move in a horizontal circle of radius r. Find angular speed of the bob and time period of the in the terms of g and h. Tension in the string. देखो डायग्राम बना देता हूं मैं, ठीक है। डायग्राम क्या है देखो, ये सीलिंग हो गई, ये एच हो गया, ये एल हो गया, ये बॉब हो गया, ये आर हो गया, समझे। और ये जो बॉब है इसी सर्कल में तो मूव करेगा नहीं, इसी सर्कल में मूव करेगा ना। देखो ठीक है, इसी सर्कल में ये मूव कर रहा है,
तो क्या बताना है हमें? एंगुलर स्पीड, यानी कि पहले में बताना है ओमेगा, दूसरे में बताना है टाइम पीरियड, एंड टाइम पीरियड ये याद रखना, ये टाइम पीरियड है, और तीसरे में बताना है टेंशन। ठीक है, ठीक है। तो ओमेगा के लिए क्या बताया गया था? यस, टाइम पीरियड का ही वैल्यू बता दो। टी इक्वल टू क्या था? 2 पाई रूट अंडर एल कॉस थीटा बाई जी। ठीक है, तो टाइम पीरियड दूसरे में अगर सॉल्व किया जाए तो क्या लिखोगे? टी इज इक्वल टू 2 पाई एल कॉस थीटा बाई जी। अच्छा, एंगल हम लोग यही तो थीटा लिए थे। अच्छा, एल कॉस थीटा का मतलब क्या एच हुआ? तो ये क्या आ जाएगा देखो तो, 2 पाई रूट अंडर एच बाई जी। अरे एल कॉस थीटा ही तो एच है। देखो ये एल कॉस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं ना, तो लिख दिया। अच्छा, टी पहले में ओमेगा निकालना है, पहले में क्या निकाला है? ओमेगा। तो देखो मेरी बात ध्यान से सुनना सब। टी इज इक्वल टू क्या होता है? टी इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई बाई ओमेगा। तो यहां से ओमेगा क्या होगा? 2 पाई बाई टी, और टी तो हमारे पास आया है, नहीं क्या? तो 2 पाई बाई 2 पाई रूट अंडर एच बाई जी, ये हो गया जी बाई एच। क्या हो गया? ओमेगा। अब क्या निकालना है? टेंशन। क्या निकालना है? टेंशन। तो टेंशन तो इधर ही लगेगा ना, देखो तो। क्या बेटा इधर की ओर टेंशन लगा? बॉब की मास एम रही होगी तो नीचे क्या लगेगा? एम जी। बाहर की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा? एफ सी। एफ सी क्या होता है? एम ओमेगा स्क्वायर आर। क्या होता है? एम ओमेगा स्क्वायर आर। अच्छा, सब कुछ दिया है ना, लेंथ दिया है, बॉब की मास दी है, सीलिंग की हाइट दी है ना, एच, रेडियस भी दिया है। हाँ, रेडियस भी दिया है, बहुत अच्छा। आर के टर्म हम लोग निकाल देंगे, नहीं क्या? तो टेंशन क्या होगा देखो तो, क्या बता? टेंशन इन दोनों का ही रिजल्टेंट तो टेंशन है। अरे एफसी और एमजी का रिजल्टेंट ही क्या है? नहीं क्या? अरे एफसी और एमजी को कौन बैलेंस किया है? एफसी और एमजी को कौन बैलेंस किया है? टेंशन। तो टेंशन इज इक्वल टू क्या लिखोगे? क्या? रूट अंडर एफसी का स्क्वायर प्लस, बोलो हाँ कि ना? एफसी क्या है? एम ओमेगा स्क्वायर आर, नहीं क्या? रूट अंडर एम ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर। देखो यही तो ओमेगा आया है, जी बाई एच आया है ना। ओमेगा क्या आया है? रूट अंडर जी बाई एच, यानी कि जी बाई एच लिख दें, जी बाई एच लिख दें। अरे बोलो, क्यों जी बाई एच लिखा? क्यों जी बाई एच लिखा? क्योंकि ओमेगा स्क्वायर है, इंटू यहां पे आर के जगह पे आर लिखोगे, इसका होल स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर। तो एम जी स्क्वायर बाहर आ जाएगा, यानी कि एम जी बाहर आ जाएगा यहां से। देखो तो, क्या बेटा यहां से एम जी को मैं बाहर ले सकता हूं? बोल दो। रूट अंडर जी बाई एच, यानी कि जी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस 1। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, सही याद दिलाई तुम। ठीक है, क्या आएगा? आर स्क्वायर आएगा ना। यही क्या हो गया हमारा? टेंशन। बोलो ठीक है, किसी को दिक्कत? आंसर मैच करोगे? लो, नहीं है। हाँ, बोलो सबको समझ में आया क्या? पहले ये बताओ। आंसर तो मिला ही देंगे, नहीं मिलेगा तो फिर से सॉल्व करेंगे, क्या दिक्कत है? बोलो, कोई दिक्कत है? चलो आंसर देख लेते हैं। इधर गया, पहले में क्या पूछा था? टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एच बाई जी, टाइम पीरियड आ गया। उसके बाद क्या पूछा? ओमेगा रूट अंडर जी बाई एच,
ठीक है। उसके बाद देखो टी इक्वल टू एम जी बाहर है, अच्छा भी और आर जी के टर्म में दिया है, तो हमारा ओमेगा के टर्म में है ना, नहीं समझे, ये किसके टर्म में है, भी के टर्म में, ठीक है। तो ओमेगा को, अरे आर और एच ये किसके टर्म में है फिर, टेंशन भी के टर्म में, कोई बात नहीं, ठीक है, ये गलत थोड़ी है। बोलो कोई दिक्कत किसी को, किसका बेटा, अरे देखो ये थीटा है, ये थीटा है, तो कंपोनेंट करने नहीं आता है क्या तुमको, जिसके साथ एंगल बनाए वो कॉस के टर्म में होता है, होता है। मैं तो तुमको पहचान ही नहीं पा रहा हूँ तुम ही है, नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, क्या है बेटा, in a well of death a person ride on a vertical face of cylinder of radius 5 meter, the coefficient of friction between the tire and the surface is 0.5, find the minimum angular velocity with which should be need not be fall, ओमेगा मिनिमम निकालना है, बता सकते हो सब, जल्दी से कर दो, जल्दी से कर दो। तो देखो बोल रहा है कि इन अ डेथ वेल पर्सन राइड्स ऑन अ वर्टिकल फेस ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस 5 मीटर, थोड़ा सा डायग्राम बना दिया जाए। देखो इसमें राइडिंग हो रही है, ऐसे मान लो कि ये पार्टिकल ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा होगा, तो फ्रिक्शन किसको ओवरकम करेगा, पूरा कंप्लीट करना है कि डायरेक्ट फार्मूला लगाऊं, तो भी मिनिमम का फार्मूला बता दो सब, रूट अंडर जी आर बाई म्यू, है ना, यही आया था ना। तो जी का वैल्यू कितना 10 लेना है क्या, तो 10 ले लो, आर कितना दिया है बेटा 5, और म्यू का वैल्यू 1/2 दिया है, तो 10 मीटर पर सेकेंड आएगा ना, हमारा 2 कैसे आया था, ओमेगा निकालना है, एंगुलर वेलोसिटी, अच्छा हाँ, तो ओमेगा, सुनो, ओमेगा मिनिमम क्या भी बाई आर होगा, भी कितना है 10, आर कितना है 5, कितना आ गया 2 रेडियन पर सेकेंड, तुम क्या मीटर पर सेकेंड लिखी है, मेरे को कैसे समझ में आएगा तुम मीटर पर सेकेंड लिखी है, बोलो किसी को दिक्कत है, किसका किसका आ गया था 2, चलो ठीक है, करो तो सब लोग करो, क्या बोला है, 2 पार्टिकल tied to different strings are while in a horizontal circle as shown in figure, the ratio of length of the string so that they complete their circular path with equal time period, L1 L2 की रेशियो बतानी है ना। तो देखो इक्वल टाइम पीरियड यानी कि T इक्वल टू क्या होता है, कोनिकल पेंडुलम है ना, L cos थीटा बाई जी, तो T बाई T1 बाई T2 ले लो, पहले हम लोग मान लेते हैं कि दोनों का टाइम पीरियड क्या है, T1 T2 है ना, है ना, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई रूट अंडर L1 cos 30 बाई जी डिवाइडेड बाई L2 cos 45 है ना बाई जी, ठीक है। तो क्या क्या कटम कुटम होगा,
अरे T1 इक्वल टाइम इंटरवल बोला तो है, नहीं बोला है? T1 T2 ही तो इक्वल है, नहीं इक्वल? तो बोलो, तो यहां से क्या आ जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो L2 cos 45 इज इक्वल टू L1 cos 30, यानी कि L1 बाई L2 इज इक्वल टू क्या आएगा, cos 45 बाई cos 30। cos 45 का वैल्यू कितना होता है, और cos 30 का, ये ऊपर जाएगा 2/2, है ना, यानी कि 2/3 का रूट, ऐसा ही ना, ऐसा ही ना, देख लो आंसर, ठीक तो है? कोई दिक्कत किसी को भी? बहुत अच्छा। चलिए और क्वेश्चन, क्या दिया है, पार्टिकल डिस्क्राइब अ हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑन अ स्मूथ सरफेस ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, द हाइट ऑफ प्लेन of the circle above the vertices is 9.8 centimeter. The speed of the particle will be, कैसा है, इन्वर्टेड कोन है, कोन इसमें नहीं है, इन्वर्टेड कोन यही हुआ ना, a particle describe a horizontal circle on a smooth surface of an inverted cone, the height of the plane of the cone above the vertex is 9.8 centimeter। तो ये कितना दिया हुआ है, ये कितना दिया है, h का वैल्यू 9.8 सेंटीमीटर, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल विल बी, है ना, तो स्पीड हमें निकालना है, चलो बता दो, और कुछ नहीं दिया है, और कुछ तो देना चाहिए ना, ठीक है, अच्छा ये थीटा का टर्म लिया है, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे वर्टिकल सर्कल ऐसा ऐसा कर रहा है, इसमें थोड़ा सा, यहाँ पे ये पार्टिकल है, ठीक है, अब देखो पार्टिकल पे mg फोर्स किधर लगेगा, नीचे की ओर, अगर मान लो कि ये एंगल थीटा है, तो इधर क्या लगेगा, नॉर्मल, है ना, और ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल कितना होना चाहिए, थीटा, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। बताओ यहां पे अगर देखा जाए, तो अगर एफबीडी बनाऊ, एफबीडी देखो, फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम, तो बेटा इधर की ओर क्या आएगा, फ्री बॉडी डायग्राम ऐसे ले लो, एक्सिस इसी को माना है ना, इधर क्या आ रहा है, बोलो कौन कौन सा फोर्स, फ्रिक्शन प्लस एफ सी साइन थीटा, इधर कौन कौन सा आ रहा है, एम जी साइन थीटा प्लस एफ सी कॉस थीटा, है ना, एफ सी कॉस थीटा।
अच्छा इधर क्या आ रहा है, एम जी कॉस थीटा, इधर क्या आ रहा है, नॉर्मल रिएक्शन, है ना, बात समझ में आएगा क्या? तो अब एन के जगह पे यही तो होगा, एन के जगह पे क्या लिखोगे, क्या एन इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस एफ सी कॉस थीटा, इसको इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है, और इन दोनों का सम यानी कि म्यू इंटू एन प्लस एम भी स्क्वायर बाई आर, एम भी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे, एम जी कॉस थीटा। अच्छा एन का वैल्यू वहां से उठा के रखो इसमें, तो म्यू इंटू एन, एन के जगह पे क्या लिखोगे, एम जी साइन थीटा प्लस एम भी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा प्लस एम भी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, एम जी कॉस थीटा, एम 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 कैंसिल हो जाएगा ना, एम 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 कैंसिल आउट, ठीक है, तो क्या करोगे, चलो और कुछ कैंसिल होगा, तो क्या हो जाएगा, म्यू जी साइन थीटा प्लस म्यू भी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा प्लस भी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा इज इक्वल टू जी कॉस थीटा। भी स्क्वायर कहाँ कहाँ है, यहाँ है, इन दोनों में भी स्क्वायर कॉमन ले लो, ठीक है, तो भी स्क्वायर ही कॉमन लेते हैं क्योंकि उसी की तो जरूरत है हमें, है ना, तो म्यू बाई आर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाई आर इक्वल टू जी कॉस थीटा माइनस म्यू जी, बोलो छूटा क्या, तो यहां से भी क्या आएगा, डिवाइड कर दोगे, रूट लगा दोगे, कुछ कैंसिल होगा, कुछ कैंसिल होगा, अच्छा देख लेंगे क्या हो जाएगा, यहां पे क्या कॉमन आएगा बाहर, 1/r, ये आ जाएगा साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, टेन थीटा के टर्म में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। अच्छा थीटा का वैल्यू कहाँ से आएगा, आंसर देख लेते हैं किसके टर्म में दिया है पहले, आर बाई, अच्छा टेन थीटा आर बाई एच, है ना, तो टेन के टर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या बताओ, साइन और कॉस को, अरे साइन और कॉस को टेन के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे होगा बताओ, यहाँ पे कॉस से डिवाइड कर दो दोनों साइड में, या साइन से डिवाइड कर दो, है ना, साइन से अगर डिवाइड करोगे नहीं, ठीक है, तो देखो क्या करें, इसके अंदर 1/cos थीटा और इसके अंदर भी, है ठीक तो है ना, हाँ, अरे दोनों चीज में ऐसा ऐसा कर दें तो क्या दिक्कत है, तुमको कोई दिक्कत है, नहीं ना, दिक्कत नहीं है ना, तुमको लगा कि आधा करूंगा मैं, तुम पहले का सोच लेती है जो गलत हो जाता है, समझ गई, क्या होगा बेटा, जी आर कॉस कॉस 1 म्यू tan थीटा डिवाइडेड बाई tan थीटा प्लस म्यू, क्या बात चमका, अच्छा एक चीज याद है तुम सबको, ये कराया था क्या, कभी आया था क्या, हम्म, अब tan थीटा क्या लिखोगे, यहां से डायग्राम में आते हैं, tan थीटा यहां से क्या आएगा बेटा, tan थीटा बोलो, tan थीटा क्या आएगा, आर बाई एच रख देने का, समझ गए, यहाँ पे आर बाई एच के टर्म में आएगा आंसर, tan थीटा के जगह पे क्या रखोगे, आर बाई एच, समझ गए ना बात को,
कोई किसी को दिक्कत है? देखो, कोई दिक्कत है? चलो नेक्स्ट आ जाओ फिर। नेक्स्ट में क्या दिया है? A string breaks under a load of 50 kg of mass. Load of 50 kg of mass, 1 kg is attached to one end of a string 10-meter long and it's rotate in horizontal circle. Calculate the greatest number of revolution that mass can make in 1 second without breaking the string. बता दो। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ रोटेशन रिवॉल्यूशन मतलब क्या हुआ? अरे क्या पूछना चाह रहा है? इसमें से बहुत लोग सर्कुलर पढ़ लिए हैं पहले एक बार। क्या पूछना चाह रहा है? हाँ, एक ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन यानी कि ओमेगा पूछना चाह रहा है ना। बताओ। समय दिया तुम सबको, चलो करो। बोला है कि a string break under a load of 50 kg, यानी कि ये स्ट्रिंग है, ये कितने लोड को कैरी कर सकता है? 50 kg के लोड को कैरी कर सकता है ना। A mass of 1 kg is attached to one end of a string of length 10 मीटर। इसकी लेंथ कितनी है? 10 मीटर है। इसके एक एंड पे 1 kg का मास अटैच किया गया है और इसको ऐसा ऐसा घुमाया गया। ठीक है, ऐसा ऐसा घुमाया गया। तो जैसे कि घुमाओगे और ओमेगा की वैल्यू इंक्रीज करोगे तो टेंशन इंक्रीज होगा ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना। तो उसमें पूछ लिया कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ दैट मास मेक इट इन 1 सेकेंड, यानी कि एन पूछा है। अगर यहां पर नहीं दे देता तो ओमेगा पूछ लेता, समझे। तो देखो इसका डायग्राम कैसे होगा। ये एल है, ये मास 1 kg है, ठीक है। अरे बोलो, ये है आर, यही आर होगा ना, है ना, यही क्या होगा? आर होगा। ये एंगल थीटा है तो आर इज इक्वल टू एल साइन थीटा होगा और इधर क्या होगा? एफ सी। ठीक है, इधर क्या होगा? एफ सी। ठीक है, तो देखो इधर इसमें क्या लगेगा? इधर इसमें क्या लगेगा? टेंशन। इधर क्या लगेगा? ये थीटा तो ये भी थीटा, है ना। तो ये क्या आएगा इधर? अरे नहीं, ये थीटा ना, ये थीटा ना, गलत दे दिया, समझे क्या? ये थीटा, ठीक है। तो इधर क्या आएगा? ये 90 माइनस थीटा यानी कि इधर आएगा एफ सी साइन थीटा। ये समझ में आया? ये क्या आएगा? एफ सी साइन थीटा। तो हम लोग t इज इक्वल टू एफ सी साइन थीटा लिख सकते हैं, बोलो। अच्छा, t की मैक्सिमम वैल्यू कितना दिया हुआ है? 50 kg यानी कि 500 न्यूटन। अगर g का वैल्यू 10 लेते हो तो इज इक्वल टू एफ सी। एफ सी को क्या लिखोगे? एम ओमेगा स्क्वायर आर इंटू साइन थीटा। ठीक है, एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा। बोलो, कोई दिक्कत है? एफ सी साइन थीटा। टी इज इक्वल टू एफ सी साइन थीटा। ये क्या टच हो गया यार? टी इज इक्वल टू एफ सी साइन थीटा, ठीक है। और एफ सी क्या होगा? एम ओमेगा स्क्वायर आर। और आर की वैल्यू क्या है? एल साइन थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कैसे आएगा? नहीं, कटना चाहिए, रुक जाओ 1 मिनट। एफ सी साइन थीटा इज इक्वल टू टी, या इधर ले लोगे तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ सी। हाँ ऐसा ले लो, रुको 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 रुको, ऐसा कर लो। देखो भाई, इधर क्या आएगा? ये थीटा है तो इधर क्या आएगा? टी साइन थीटा। बोलो, टी साइन थीटा
इज इक्वल टू एफ सी लिखेंगे, टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ सी, टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर, एम ओमेगा स्क्वायर आर, और आर के जगह पे क्या है, एल साइन थीटा, एल से सॉरी साइन थीटा से साइन थीटा मर जाएगा, है ना, तो यहां पे टी क्या आ जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर एल, है ना, और टी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 500 बाई एम एल इज इक्वल टू ओमेगा, बोलो। अच्छा, ओमेगा इज इक्वल टू क्या 2 पाई एन होता है, तो एन इज इक्वल टू ओमेगा बाई 2 पाई, एन ही चाहिए ना हमें, ठीक है, तो ओमेगा का वैल्यू कितना है 500 एम इंटू एल का रूट डिवाइडेड बाई 2 पाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 पाई, सब कुछ दिया है ना, मास कितना है 1, एल कितना है 10 डिवाइडेड बाई 2 पाई, ये से ये कट जाएगा, रूट 50 बाई 2 पाई, है ना, कितना आ जाएगा बेटा एन का वैल्यू, यहां से एन जो है रूट 50 बाई 2 पाई यानी कि 5√2 बाई 2 पाई, ये से ये कट जाएगा 5/√2 इंटू 1 बाई पाई, यही आंसर है, देखिए तो ठीक है 50/√2 पाई, हमने ज्यादा ही कर दिया, यहीं तक रहने दो, इरेज कर दो इसको, क्या क्या बात चमका सबको, देखो तो ये n का वैल्यू आएगा बेटा, देख लो, फिर से किसी कोई दिक्कत हो तो पूछो, नहीं ना, पूरा देखो एक बार, हमसे क्या पूछा है n, हमसे क्या पूछा था n, मैक्सिमम नंबर ऑफ रोटेशन, ठीक है, चलो अब है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अच्छा मेरे ख्याल से मैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पहले बताया है क्या, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बताया है ना, बता दूं, चलो देख लो, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब बता रहा था तो उस समय नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बताया था। अब देखिए, अगर मान लो यहां पे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म ये है, ये मान लो कि एक सर्कल है, इसकी ये रेडियस होगी, इसको मान लेते हैं आर, और यहां पे जो पार्टिकल ऐसे रोटेट कर रहा है इसकी वेलोसिटी या तो इंक्रीजिंग होगा या तो डिक्रीजिंग होगा, दोनों केसेस हो सकते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों ही केस हो सकता है, बात समझे। अब देखो ये जब वेलोसिटी वेरिएबल है, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड वेरिएबल है, या बोल सकते हैं कि स्पीड जो है वो वेरिएबल है, तो उस केस में along द वेलोसिटी और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या एक एक्सीलरेशन देखने को मिलेगा, और इसी एक्सीलरेशन को बोलते हैं हम लोग टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, यानी कि ये टेंजेंट के along होता है ना, इसलिए इसे क्या बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। और इधर जब ये इधर मिलेगा क्या एसी, और एसी किसकी वजह से मिलता है, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, और एटी किसकी वजह से मिलता है, ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड। तो यहां पे अगर एसी को मैं लिखूं तो एसी क्या होगा, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और एटी किसकी वजह से मिलेगा, ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, बोलो, ठीक है, यानी कि एटी को यहां पे हम लोग, एटी को यहां पे हम लोग डीवी बाई डी भी तो लिख सकते हैं, देखिए तो एटी को क्या बेटा मॉड ऑफ डीवी, एटी को मॉड ऑफ
डी भी बाई डी टी लिख सकते हैं, यानी कि ये क्या हो गया, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का डिफरेंशिएशन। अच्छा अब देखो, ये तो रिस्पॉन्सिबल होता है, एसी क्या किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, एंड एटी रिस्पॉन्सिबल होता है चेंज इन डायरेक्शन, है ना, चेंज इन डायरेक्शन। तो एसी क्या कभी बेटा जीरो हो सकता है, सर्कुलर मोशन के केस में क्या बेटा एसी कभी जीरो हो सकता है, कौन सा केस हो सकता है बताओ, हो सकता है कि नहीं, यस और नो में जवाब दो। क्या सर्कुलर मोशन में एसी जीरो हो सकता है, बताओ, नहीं पता, जब पढ़ी है ये, अरे एसी जीरो होगा तो घूमेगा कैसे, और घूमेगा नहीं तो सर्कुलर मोशन होगा कैसे, समझे, अरे एसी रिस्पॉन्सिबल है सर्कुलर मोशन के लिए, नहीं क्या, एसी रिस्पॉन्सिबल क्या लिखा था, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, और सर्कुलर मोशन में हर एक इंस्टेंट पे क्या डायरेक्शन चेंज होता है, बोलो, तो एसी ही जीरो हो गया तो ये सर्कुलर मोशन तो करेगा ही नहीं, एटी जीरो हो सकता है क्या, बताओ के कंडीशन, नहीं होगा, अरे बोलो बताओ कंडीशन, एटी जीरो कब होगा, एटी जीरो होगा यूसीएम में, समझे बात, किसमें, यूसीएम में, अरे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एटी जीरो ही तो होता है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ना ही एटी जीरो होगा ना ही एसी जीरो होगा, एसी तो कभी भी जीरो नहीं होगा, और एसी ही जीरो हो गया तो पार्टिकल सर्कुलर मोशन होगा, नहीं करेगा, तो एसी को जीरो नहीं करोगे कभी भी। अब यहां से आपको पूछा जा सकता है कि ए नेट बताओ, तो ए नेट क्या एसी और एटी का रिजल्टेंट है, क्या एटी इधर की ओर है, बोलो, और एसी इधर की ओर है, तो इनका ए नेट इधर आएगा, और इसका वैल्यू रूट अंडर एसी का स्क्वायर प्लस एटी का स्क्वायर, बोलो कोई दिक्कत है, डायरेक्शन भी बता ही सकते हैं टेन थीटा से, नहीं क्या, अगर मान लो कि इससे एंगल थीटा हो तो टेन थीटा क्या लिखोगे, बोलो, एटी बाई एसी, अगर वो होता तो एसी बाई एटी लिखते, यानी कि ये एंगल अगर थीटा होता तो एसी बाई एटी लिखते, क्या बात चमका, अरे बोलो, तो ये याद रखना कि कभी भी सर्कुलर मोशन कोई पार्टिकल कर रहा है तो एसी जीरो नहीं होगा, एटी जीरो हो सकता है और एसी जीरो होगा इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कोई दिक्कत, अरे रुको 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 रुको, अभी सबर करो, काहे, अरे नहीं छूटेगा, अरे नहीं छुपेगा, रुको अभी, अभी देखो, अच्छा इसकी अब काइनेटिक एनर्जी पूछ लिया जाए कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगा किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट का, या इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी, एवरेज नहीं पूछ रहा मैं, तो इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे, काइनेटिक एनर्जी बेटा क्या हाफ एम वी स्क्वायर, और भी जिस पार्टिकुलर इंस्टेंट पे आप काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हो उस पार्टिकुलर इंस्टेंट की क्या है, वेलोसिटी है, या स्पीड बोल सकते हो, स्पीड मैग्नीट्यूड भी तो लेते, स्पीड बोल सकते हो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज और बताना, अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा क्या है एक्चुअल में, अल्फा कौन सा, एंगुलर एक्सेलरेशन, और एंगुलर और लिनियर में एक्सेलरेशन रिलेशन क्या था, ए इज इक्वल टू आर अल्फा, है ना, या अल्फा आर, तो ए इज इक्वल टू आर अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू ए नेट, एक्चुअल में ये ए नेट होता है बाई आर, और ए नेट निकालने का उधर फॉर्मूला आया है क्या, देखो तो ये वाला फॉर्मूला आया है ना, समझे, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ए नेट बाई आर, ए नेट बाई आर, ठीक है। अब थोड़ा सा और आते हैं हम लोग सेंट्रीपिटल पे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पे,
तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को कहीं कहीं एसीपी, जैसे कि यहां पे दिखाया है ना एसीपी, हम लोग एसी शॉर्ट फॉर्म में दिखा रहे हैं, एसीपी से भी कर सकते हो रिप्रेजेंट इसको। तो एसी क्या होता है, बोलोगे कोई? एसी क्या होता है? एसी का वैल्यू मैं बताया था पहले, क्या ये ओमेगा स्क्वायर आर होता है? अच्छा, ओमेगा को क्या लिख सकते हो? ओमेगा को क्या लिख सकते हो? वी बाई आर। ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर, तो यहां ओमेगा का स्क्वायर है ना, यानी कि वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर। तो यहां से जब इसको कट करोगे क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर बाई आर, है ना। तो एसीपी का मॉड क्या होगा? वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है, वी स्क्वायर बाई आर। अच्छा, इसको ओमेगा इंटू ओमेगा भी तो लिख सकते हैं, यहां से देखो तो, इसको क्या बेटा ओमेगा इंटू ओमेगा लिख सकते हो। एसीपी को क्या ओमेगा इंटू आर, तो एक ओमेगा को क्या लिख सकते हो? वी बाई आर, अरे बोलो, तो वी बाई आर इंटू ओमेगा इंटू आर, ये से ये मर गया, तो ओमेगा इंटू भी, ठीक है, मैग्नीट्यूड का ही बात हो रहा है। तो एसीपी एक्चुअल में एसीपी का मॉड क्या मिलेगा? ओमेगा इंटू भी, और क्या मिलेगा? ओमेगा स्क्वायर आर, और क्या मिलेगा? वी स्क्वायर बाई आर। ये तीनों फॉर्मूला किसका है? एसी का है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का है, याद रहेगा? अरे बोलो, ये तीनों फॉर्मूला बेटा किसका होगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का होगा। कोई दिक्कत है? एनेट को नीचे लिख देता हूं तो दिखेगा नहीं, आई थिंक, है ना। एनेट किधर था? रूट अंडर एसी स्क्वायर प्लस एटी स्क्वायर। बोलो, किसी को कोई दिक्कत है इसमें? क्यों हर्षित, कोई दिक्कत है? नहीं ना, चलो भाई, बहुत अच्छा। अच्छा, एटी का फॉर्मूला क्या क्या होता है बताओगे कोई? वहां पे तो जिक्र हो गया एसी का। अब हम लोग बात करने वाले हैं एटी का। तो एटी इज इक्वल टू क्या लिखोगे? क्या बेटा? डीवी बाई डी टी, ईटी का मॉड डीवी बाई डी टी, बोलो। और क्या होता है? अल्फा आर, अल्फा आर, ठीक है, क्या होगा? अल्फा आर। तो यहां से अगर ए नेट निकालते हो तो रूट अंडर अल्फा आर का स्क्वायर, यानी कि एटी का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर था ना, ठीक है, क्योंकि इसका स्क्वायर करने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए मैं आर अल्फा ले लिया, ठीक है। और एसी, एसी बोलो, क्या भी स्क्वायर बाई आर या ओमेगा स्क्वायर आर, है ना। क्या आया था? ओमेगा स्क्वायर आर का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? ए नेट, ठीक है, या भी स्क्वायर बाई आर का होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा? ए नेट आ जाएगा। समझ गए बात को? कोई दिक्कत? अच्छा, एटी और एसी ध्यान रखना, एटी और एसी ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, ऑलवेज क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो यहां पे लिखा है वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज जीरो बट वर्क डन बाय टेंजेंशियल फोर्स इज नॉट जीरो। क्यों? कौन कौन बताएगा? वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज जीरो बट वर्क डन बाय टेंजेंशियल फोर्स इज नॉट जीरो। तो अब देखो, अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की, छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए बात किया जाए, तो ये जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हमें मिलने वाला है ये किधर है?
ये जो ds है क्या ft के लॉन्ग है, यानी कि एंगल 0। और अगर fc की वजह से वर्क डन देखा जाए, fc तो इधर है ना परपेंडिकुलर, ds से क्या है परपेंडिकुलर, यही तो ds है हमारा, है ना। तो वर्क डन ऑलवेज एसीपी के थ्रू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, वर्क डन क्या हो जाएगा 0, लेकिन ft की वजह से वर्क डन 0 नहीं होगा, तो वही चीज यहां पे क्या लिखा है, बोला है कि नॉट 0 है। तो वर्क डन बाई टेंजेंशियल फोर्स क्या हो जाएगा, बोलो, वर्क डन बाई टेंजेंशियल फोर्स क्या बेटा, एफ डॉट एस, क्या इसको एफ एस कॉस थीटा भी लिखोगे, है ना। अच्छा, एफ को एफ टी से रिप्रेजेंट करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्या, तो W इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, एफ टी इंटू एस इंटू कॉस थीटा, जहां पे थीटा क्या है, एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स वेक्टर। अच्छा, वही सिंपल सिंपल सी चीज, पावर, पावर क्या होता है, वर्क डन बाई टाइम, वर्क डन बाई एफ डिवाइड कर देना, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा, टेन थीटा का तो बता ही दिया था ना कैसे एंगल निकालेंगे, चलिए, तो ये हो गया।